नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने अपने यूट्यूब चैनल यूपीपीसीएल क्रैकर्स के अंदर। तो दोस्तों, एक ना कमेंट आया था किसी व्यूअर का। उन्होंने कहा था कि 1 महीने के अंदर पीजीसीआईएल की तैयारी कर सकते हैं तो कैसे कर सकते हैं। ठीक है, 1 या सवा महीने के अंदर। लेकिन इतना मैं बता दूं कि पीजीसीआईएल का पेपर जो है वो 1 या सवा महीने नहीं, कम से कम 2 महीने तो लेगा ही लेगा। ठीक है, तो क्योंकि इसका पेपर जनरली होता भी ऐसे ही 2 महीने बाद ही होता है। ठीक है, और इसका जो रिजल्ट होता है लगभग 3 से 4 महीने के अंदर आ जाता है। तो पीजीसीआईएल का पेपर की जो तैयारी होती है, ये पूछा गया है कि क्या ये तैयारी 1 या सवा या 2 महीने के अंदर हो सकती है। ठीक है, तो आज हम इसके बारे में अच्छी तरह डिस्कस कर लेते हैं। पहले तो यार ध्यान से, ठीक है, तो आज इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो अब देखिए, पीजीसीआईएल का जो सिलेबस है, बेसिकली सबसे पहले तो पीजीसीआईएल के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। पीजीसीआईएल जो है सबको पता है, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड है। अच्छा, पीजीसीआईएल की एक खास बात है कि आप इसमें 1 से 1.5 महीने में भी पढ़ के एग्जाम निकाल सकते हो। क्यों? क्योंकि पीजीसीआईएल कभी सिलेबस के मामले में धोखा नहीं देता। ठीक है, जैसे यूपीपीसीएल है। अब यूपीपीसीएल जो है वो सिलेबस के मामले में हमेशा धोखा देता है, लेकिन पीजीसीआईएल धोखेबाज नहीं है कभी भी। ठीक है, पीजीसीआईएल के अंदर अगर क्वेश्चन पेपर आता है तो जो उसका सिलेबस होता है ना, उसी से आता है। जैसे आपको मैक्सिमम पेपर ना, पीजीसीआईएल का कभी भी पेपर देने चले जाना, आपको कभी ऐसा नहीं लगेगा मेरे साथ धोखा हुआ है। मैक्सिमम पेपर जो होता है वो कोर से ही डिजाइन होता है। ठीक है, उसमें ये नहीं है कि इन्वायरमेंट आ जाएगा, ठीक है, एंटरप्रेन्योरशिप आ जाएगा। ठीक है, पीजीसीआईएल कभी भी एस्पिरेंट्स को धोखा नहीं देता। ठीक है, वो हमेशा उसी के हिसाब से सिलेबस बनाता है जो उसका सिलेबस है। ठीक है, इसमें ऐसे नहीं है कि आपको एनवायरनमेंट के क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, कंप्यूटर के क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। पीजीसीआईएल जैसा कि उसका नाम है, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, उसी के तहत इर्द गिर्द पेपर बनाता है। अब नाम है पावर ग्रिड। पावर ग्रिड से सबको पता है, पावर ग्रिड क्या होता है? इंटरकनेक्शन ऑफ वेरियस ट्रांसमिशन लाइन एंड सबस्टेशन इज नोन एज ग्रिड। ठीक है, तो पावर ग्रिड का भी यही काम है। ठीक है, सबस्टेशन होते हैं उसके 400 केवी के, 765 केवी के। सेंट्रल ट्रांसमिशन यूटिलिटी है, महारत्न कंपनी है, पर्क्स इसके बहुत अच्छे हैं। तो अब सेंट्रल ट्रांसमिशन यूटिलिटी होने के हिसाब से, ठीक है, जैसे इसका कार्य है, उसी कार्य के हिसाब से पेपर बनाती है। कैसे? इसमें सबसे ज्यादा जो वेटेज होती है ना आपकी, वो 2 सब्जेक्ट की होती है। पहली पावर सिस्टम और दूसरा इलेक्ट्रिकल मशीन्स। ठीक है, आप पीजीसीआईएल का पेपर कभी भी देने जाते हो, ठीक है, जेई का, तो आपको जो भर भर के क्वेश्चन मिलते हैं वो मशीन और पावर सिस्टम से ही मिलते हैं। ठीक है, इसमें किसी प्रकार का कोई धोखा नहीं चलता। ठीक है, तो इस मामले में पावर ग्रिड को दाद देनी पड़ेगी। ये बहुत अच्छा है उसका। ठीक है, कि मशीन पावर सिस्टम। ठीक है, तो आपको कैसे करना है? तो अगर आपके पास 1 या सवा महीना रह गया है और आप पीजीसीआईएल में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, ठीक है, तो आप कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले आप पावर सिस्टम पढ़िए। ठीक है, पावर सिस्टम के तीनों पार्ट पढ़ने हैं, जनरेशन भी पढ़ना है, ट्रांसमिशन भी पढ़ना है, डिस्ट्रीब्यूशन भी पढ़ना है। ठीक है, पावर सिस्टम जब आपका खत्म हो जाता है, उसके बाद आपने इलेक्ट्रिकल मशीन पढ़नी है। इलेक्ट्रिकल मशीन में एसी और डीसी मशीन दोनों पढ़नी है। ठीक है, जब आपकी मशीन कंप्लीट हो जाती है, देन जो पीजीसीआईएल नेक्स्ट जिस सब्जेक्ट को सबसे ज्यादा पूछता है, वो पूछता है इलेक्ट्रिक मेजरमेंट्स एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। कल मैंने एक वीडियो डाली थी स्प्रिंग कंट्रोल और ग्रेविटी कंट्रोल मेथड के डिफरेंस के बीच में, तो उससे भी आप आइडियाज ले सकते हैं मेरी वीडियो से। मेरा समझाने का तरीका कुछ ऐसा है कि अगर आप सिर्फ वीडियो भी देख लोगे ना, तो आपकी खोपड़ी के अंदर बस जाएगी सारी बात। आपको एक्स्ट्रा कुछ और देखने की जरूरत भी नहीं है, आपको वहीं मतलब देखते देखते ही सारा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आंखों में ही करा देता हूं मैं सारा। ठीक है, बातों में ही। ठीक है, तो बाकी कॉपी में नोट करना चाहते हैं मेरी वीडियो से तो वो आपकी मर्जी है। ठीक है, और बाकी अपनी बुक्स आप फॉलो करिए। इलेक्ट्रिक मेजरमेंट्स एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, ये ऐसे सब्जेक्ट हैं, आप बुक से भी एक बार रीडिंग लेके जाओगे ना, आप आराम से क्लियर कर लोगे। ठीक है, अब नेक्स्ट ईएमएमआई करने के बाद जो नेक्स्ट प्रेफरेंस होती है पावर ग्रिड की, वो होती है यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी पे। यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी पीजीसीआईएल का एक फेवरेट टॉपिक है। यहां से वो 2 सब्जेक्ट से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछता है। देख लेना, जिसने भी पहले पीजीसीआईएल का पेपर दिया होगा ना, उसको लग रहा होगा कि ये रिव्यू सबसे बेस्ट रिव्यू है अभी तक का यूट्यूब पे पीजीसीआईएल की प्रिपरेशन को लेके। अच्छा, यूटिलाइजेशन में पीजीसीआईएल क्या पूछता है? सबसे पहला जो फेवरेट होता है पीजीसीआईएल का यूटिलाइजेशन के अंदर, वो होता है इल्यूमिनेशन। पीजीसीआईएल का कोई सा भी पेपर उठा के देख लेना, कभी उसने ऐसा नहीं किया कि इल्यूमिनेशन का क्वेश्चन ना डाला हो। ठीक है, और क्वेश्चन कैसे डालता है इल्यूमिनेशन से? जहां पे ना गड़बड़ हो जाए, बेसिक क्वेश्चन जो हम छोड़ के जाते हैं, जैसे लुमिनस इंटेंसिटी की यूनिट पूछ लेगा। ठीक है, स्टेरेडियन पूछ लेगा क्या होता है। ठीक है,
और पूछ लेता है लुमिनस फ्लक्स की यूनिट क्या होती है, ठीक है, और लुमिनस इंटेंसिटी, लुमिनस एफिशिएंसी, इनकी रिलेशन, इन रिलेशंस पूछ लेता है इनके बीच में, ठीक है। यूटिलाइजेशन फैक्टर की वैल्यू पूछ लेगा कि फलाने के लिए यूटिलाइजेशन फैक्टर कितना चाहिए होता है, ठीक है। किचन के लिए इल्यूमिनेशन की वैल्यू कितनी चाहिए होती है, ठीक है। ड्राइंग हॉल्स में इल्यूमिनेशन की वैल्यू कितनी चाहिए होती है, हॉस्पिटल वार्ड्स में, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन उठाता है पीजीसीआईएल इल्यूमिनेशन से, ठीक है। इसके बाद उसका फेवरेट टॉपिक यूटिलाइजेशन से होता है हीटिंग एंड वेल्डिंग, ठीक है। हीटिंग एंड वेल्डिंग से भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन उठाता है, ठीक है। फलानी वेल्डिंग कौन सी होती है, अलानी वेल्डिंग कौन सी होती है, रेजिस्टेंस वेल्डिंग इनमें से कौन सी नहीं है, ठीक है, ऐसे करके पूछ लेता है, ठीक है। हीटिंग से पूछ लेता है डाई इलेक्ट्रिक हीटिंग जो है वो किस पावर फैक्टर पे काम करती है, रेजिस्टेंस हीटिंग इनमें से किस जगह यूज होती है, ठीक है, एप्लीकेशंस पूछ लेता है, ठीक है। तो यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है पीजीसीआईएल की तैयारी करते समय। इन 4 सब्जेक्टों के बाद जो पीजीसीआईएल है वो इलेक्ट्रॉनिक्स भी पूछता है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स कभी भी पीजीसीआईएल डीपली नहीं पूछता। पीजीसीआईएल इलेक्ट्रॉनिक्स को कभी भी डीपली नहीं पूछता, ठीक है। पीजीसीआईएल ओवरव्यू पूछता है इलेक्ट्रॉनिक्स का, ठीक है। एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स का ओवरव्यू पूछता है, ठीक है। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का ओवरव्यू पूछता है। एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में पीजीसीआईएल क्या करता है, जितने भी हमारे डायोड्स है ना, पीजीसीआईएल कभी भी ऐसे नहीं जाता कि भाई बहुत बड़ा कोई पूछ लिया, ऑसिलेटर पे कोई न्यूमेरिकल पूछ लिया, कोई कुछ पूछ लिया, कोई एम्पलीफायर पे कोई बड़ी सी सर्किटरी दे दी, पूछ लिया इसका गेन निकालो, ऐसे कुछ नहीं पूछता। पीजीसीआईएल इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर सिर्फ ओवरव्यू लेता है। ओवरव्यू कैसे, जितने डायोड्स है ना उनके हिसाब से बेसिक क्वेश्चंस पूछता है पीजीसीआईएल। डायोड के हिसाब से कैसे, जैसे डायोड की कैरेक्टरिस्टिक्स होगी, ठीक है, कि और वो हो गए इंस्ट्रिक्टिक सेमीकंडक्टर, एक्सट्रिक्टिक सेमीकंडक्टर हो गए, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन, टनल डायोड पे क्वेश्चन पूछ लेता है, शॉर्ट की डायोड पे क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है। ट्रांजिस्टर की वेरियस कॉन्फ़िगरेशन नहीं होती अल्फा बीटा गामा वाली, उस पे क्वेश्चन पूछ लेता है। तो पीजीसीआईएल जो होता है वो एनालॉग और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर ओवरव्यू लेता है। अच्छा, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में पीजीसीआईएल कभी डेप्थ में नहीं जाता। पीजीसीआईएल में डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स जो होती है वो कहां तक आती है, सिर्फ गेट्स और बूनियल अलजेब्रा तक ही जाती है। क्यों? क्योंकि पीजीसीआईएल जो है हमेशा वो पेपर कैसा बनाता है, इलेक्ट्रिकल ओरिएंटेड बनाता है, ठीक है। यानी कि मशीन, पावर सिस्टम और यूटिलाइजेशन और ये जो होते हैं बाकी सब्जेक्ट जितने होते हैं इलेक्ट्रिकल के कोर, इनमें इलेक्ट्रिक मेजरमेंट्स एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, इनमें तो पावर ग्रिड डीप में जाता है, इनमें जाता है डीप में, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स में सिर्फ ओवरव्यू पूछता है, ठीक है, ठीक है। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में पूछ लेगा, गेट्स के बारे में पूछ लेगा, कौन सा गेट, आपको ना गेट दिखा देगा, पूछेगा ये कौन सा गेट है, या ट्रुथ टेबल दिखा देता है, पूछता है ये कौन सा गेट है, ठीक है, किस गेट का ट्रुथ टेबल है, ठीक है। बाइनरी से डेसिमल, डेसिमल से जो कन्वर्जन नहीं होती, डेसिमल से बाइनरी और उसको हेक्साडेसिमल में कर दो, उसको उसमें ऑक्टल में कर दो, ठीक है। तो ऐसे वाले कन्वर्जन्स पूछता है, ठीक है। तो ये तो हो गया एनालॉग और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का सिर्फ ओवरव्यू। ओवरव्यू भी अगर आप लेंगे ना तब भी आपकी 1 महीने में इलेक्ट्रॉनिक्स प्रिपेयर आराम से हो जाएगी, ठीक है। और उसके बाद पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स पीजीसीआईएल पूछता है, लेकिन यूपीपीसीएल जितने डीप नहीं पूछता, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन पूछता है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स पे, ठीक है। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स आपको पूरी डीप में पढ़ने की जरूरत नहीं है पीजीसीआईएल के लिए। सिर्फ पीजीसीआईएल का जो फेवरेट टॉपिक होता है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स से वो एससीआर होता है, ठीक है। एससीआर तो इतना पूछता है, एससीआर में ना जो उसके मोड्स होते हैं ना उनको पूछता है, ठीक है। और क्या होते हैं, ट्राइक के सिंबल हो गए, ट्राइक के बारे में पूछ लेता है, डायक के बारे में पूछ लेता है, ठीक है। और यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर जो होता है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में उसके बारे में पूछ लेता है, ठीक है। और ये सब के बारे में पूछता है। चॉपर के बारे में पूछता है, इन्वर्टर के बारे में पूछता है। चॉपर और इन्वर्टर को ज्यादा डीप में नहीं पूछता, ठीक है, सिर्फ ओवरव्यू पूछता है। उनकी ना डेफिनेशंस और उनके फॉर्मूले पढ़ के चले जाना, ठीक है, चॉपर इन्वर्टर के। तो बस इतना बहुत है पीजीसीआईएल के लिए, क्योंकि पीजीसीआईएल इलेक्ट्रॉनिक्स को इतने डीप में नहीं पूछता। हाँ, लेकिन इलेक्ट्रिकल का पार्ट आपको पूरी डीप में स्टडी करना है भाई। पावर सिस्टम को पूरी डीप में स्टडी करके जाना है, मशीन्स को पूरी डीप में स्टडी करके जाना है, ठीक है। और इलेक्ट्रिक मेजरमेंट्स एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स को भी डीपली स्टडी करना है, ठीक है। तो ये तो रहा पीजीसीआईएल का टेक्निकल पार्ट। अच्छा, टेक्निकल पार्ट में एक टॉपिक पीजीसीआईएल और पूछता है, लेकिन ना बहुत ही बेसिक क्वेश्चन पूछता है, एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग के। अच्छा, एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग के ना मैंने एमसीक्यू कराए हुए हैं, उनको जाके आप देख सकते हो मेरे यूट्यूब चैनल पे, ठीक है। यूपीपीसीएल क्रैकर नाम है जिसका, ठीक है। तो उतने भी अगर आप कर जाओगे ना तो पीजीसीआईएल में आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग के, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो ये तो रहा भाई पीजीसीआईएल का टेक्निकल पार्ट।
पीजीसीआईएल में सबसे ज्यादा जो दिक्कत आती है ना, वो आती है नॉन टेक्निकल पार्ट में। नॉन टेक्निकल पार्ट में क्यों आती है? पीजीसीआईएल एक अकेला ऐसा पेपर होता है जिसमें नॉन टेक्निकल का एक डिफाइंड सिलेबस नहीं है, ठीक है। ये क्या करता है, इसके ना फिक्स क्वेश्चन नहीं होते, ये रैंडमली नॉन टेक्निकल पूछ लेता है। रैंडमली नॉन टेक्निकल का मतलब क्या होता है, कभी रीजनिंग के क्वेश्चन बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है, कभी एप्टीट्यूड के ज्यादा होते हैं, कभी इंग्लिश के ज्यादा होते हैं। तो इसमें ये नहीं है कि भाई इंग्लिश 10 नंबर की आएगी या इसने कुछ लिखा होगा। नॉन टेक्निकल को ये रैंडमली पूछता है, ठीक है। कभी इंग्लिश से ही भर देगा नॉन टेक्निकल को, कभी रीजनिंग से ही भर देगा, कभी एप्टीट्यूड से ही भर देगा। तो आपको ये तीनों चीजें प्रिपेयर करके जानी पड़ेंगी, ठीक है। तो नॉन टेक्निकल का पीजीसीआईएल का कोई डिफाइंड सिलेबस नहीं है, ठीक है। और जीके पीजीसीआईएल के लिए पढ़े या ना पढ़े, जीके में भी इसकी बड़ी दिक्कत है। किसी किसी रीजन में जीके मिलती है, किसी किसी रीजन में जीके होती ही नहीं पीजीसीआईएल के अंदर, ठीक है। जैसे NR1 के अंदर कभी जीके नहीं मिलेगी आपको, NR2 के अंदर जीके नहीं मिलेगी, लेकिन ईस्टर्न रीजन के अंदर जीके मिलती है, ठीक। NR3 के अंदर जीके मिलती है। NR3 में ना जीके के करंट अफेयर्स डाल देता है बिना बताए। तो पीजीसीआईएल का नॉन टेक सरप्राइजिंग होता है, ठीक है। जिसने भी पहले पेपर दिया होगा ना, उसको लग रहा होगा हाँ यार भाई ये बंदा एक्सपीरियंस्ड है, इसने पेपर दिए हुए हैं, इसका मतलब इसको पता है। मैं झूठ नहीं बोल रहा, मेरे को बहुत एक्सपीरियंस है, मैंने बहुत सारे जूनियर इंजीनियर के एग्जाम दिए हैं। हालांकि पास तो अभी तक मैं किसी में नहीं हुआ। एक बार SSC जेई का प्रीलिम्स निकाला था, ठीक है, लेकिन मेंस नहीं निकला। और बाकी स्ट्रगलिंग स्टेज में ही हूँ, लेकिन गाइड करता रहता हूँ क्योंकि मुझे पता होता है मैंने इतने सारे पेपर दिए हैं, ठीक है। तो भाई अगर आप NR1 NR2 में बैठे हुए हैं तो भाई आपको जीके पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, जिसने NR1 और NR2 से पेपर दिया हुआ है। लेकिन जिसने NR3 से फॉर्म भरा हुआ है ना, मैं आपको बोल रहा हूँ जीके डाल भी सकता है, नहीं भी डाल सकता, भाई पढ़ जाना, करंट अफेयर्स पढ़ जाना। NR3 में धोखा मिलता है बहुत ज्यादा, ठीक है। NR3 में डाल देते हैं, ठीक है, NR3 वाले डाल देते हैं जीके को, ठीक है। और पीजीसीआईएल NR1 NR2 वाले जो होते हैं और वेस्टर्न रीजन वाले, ठीक है, और साउदर्न रीजन वाले, ये क्या करते हैं, ये सिर्फ इंग्लिश को नॉन टेक्निकल में डालते हैं, रीजनिंग को डालते हैं और मैथ को डालते हैं, ठीक है। ये जीके और करंट अफेयर्स नहीं डालते। लेकिन NR3 और ईस्टर्न रीजन में जीके कभी कभार देखने को मिली है, तो आपको पढ़ के जानी है जीके, ठीक है। तो थैंक्स, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, धन्यवाद।